जिस किताब का रस्म इजरा होने वाला है, जिनके मुबारक हाँ बस बैठ के कर प्लीज। हाँ इसी के साथ आपकी तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियों की गुरगुराहट में इसी के साथ आप ये म्यूजिक किसके म्यूजिक जोरदार तालियों की गूंज में बहुत बहुत शुक्रिया। आज पद्म विभूषण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस में नूरुल हसनैन की कहानियां पढ़ी होगी। कि वो डॉक्टर रशीद मदनी साहब की खिदमत में गुल पेश करें। हजरात, मैं आपको बताता चलूं कि आज का ये प्रोग्राम इसीलिए आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ है। ये मौका परस्त लोग नहीं है। दूर छोड़ के तो वो भागते हैं जो मौका परस्त होते हैं, सोलफुल रिलेशन नहीं रखते, तो उन पे इतना अफसोस करने की कोई जरूरत भी नहीं है। आज इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेता अगर कोई है, सामने से हट जाए बेटे। फोटोग्राफर्स को और प्रेस के हमारे भाइयों को वो हो रही है। जोरदार तालियां, तालियों की गूंज में इस किताब का रस्म जरा होना चाहिए। पद्म विभूषण शरद पवार द ग्रेट एनिग्मा, यानी पद्म विभूषण शरद पवार एक मौम्मा। जोरदार तालियां, तालियां आपकी जारी और सारी रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये किताब की आज के प्रोग्राम के हमारे बुजुर्ग नेता, हिंदुस्तान के नेता, महाराष्ट्र के नेता जनाब शरद पवार साहब और हमारे कदम साहब, एमजीएम के वाइस चांसलर कदम साहब, राजेश टोपे साहब, महमूद फारूकी साहब, शेषराव चौहान साहब, रशीद मदनी साहब, हमारे ख्वाजा भाई और हमारे जिला अध्यक्ष पाटिल साहब, तांबड़े पाटिल साहब, और सामने बैठे मेरे दोस्तों, मेरे माँ बहनों और बुजुर्गों, उलमा इकराम। मैं राष्ट्रवादी का एक कार्यकर्ता हूँ और शहर में काम करता हूँ राष्ट्रवादी के लिए। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि शेषराव चौहान साहब ने अवामी कमेटी और फेम को ये काम दिया, ये प्रोग्राम करना है बोल के। जब से हम एक्टिव है और ये प्रोग्राम के लिए मेहनत किए, और बहुत सा हाल हमको छोटा पड़ गया, बहुत सारे लोग बाहर से वापस जा रहे हैं, थोड़ा सा हमसे वो हो गया साहब, थोड़ा हॉल बड़ा रहना था। हमारे जो शरद पवार साहब है, ये एक ऐसा नेता है, ये ऐसा नेता है, हिंदुस्तान का नेता है। सेकुलरिज्म का जो खंबा है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पिछले 10 साल से हम माइनॉरिटीज पे क्या जुल्म हो रहा था, क्या कहाँ पे हमको कौन सी वक्त नहीं छोड़ा जा रहा था, चाहे वो तुम्हारी दाढ़ी हो, तुम्हारी टोपी हो, तुम्हारा बुर्खा हो, तुम्हारा हिजाब हो, तुम क्या खाना क्या नहीं खाना। और इतने ऐसे माहौल में
ये हमारे शरद पवार साहब इंडिया आघाड़ी जिस तरीके से बनाए, जिस तरीके से मेहनत किए, और शायद साहब बीच में नहीं रहते तो आज ये इंडिया आघाड़ी नहीं बनती। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके बनाए, जिस तरीके से उसमें कामयाबी दिलाए, और आज मोदी शाह की हुकूमत जो बैसाखी पे आई, आज ये शरद पवार साहब का कारनामा है। ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हमारी खुशकिस्मती है। ये नेता हमारा महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र में भी क्या चल रहा था पिछले साल से, क्या नहीं जुल्म हो रहा था हमारा पर, क्या नहीं हो रहा था। और ये नेता जो जिस तरीके से एक सेकुलरिज्म का खंबा है, और आपको ये बता दूं मैं, ये मैंने बोलता आपको एक बात बता रहा हूं मैं। मुझे एक संघ का आदमी मिला, दिल्ली का संघ का बहुत बड़ा करोड़पति व्यापारी है, वो मुझे वालिद में मिला कि वो ये बोला कि भाई खिरमानी साहब तुम लोग बहुत खुशकिस्मत है, मैं संघ का आदमी हूँ, मैं बचपन से संघ में, मेरा खानदान संघ में है, तुम्हारे पास शरद पवार जैसा नेता है, तो मुसलमानों ने उसके लिए दुआ करना, उम्र बढ़ने के लिए दुआ करना चाहिए। एक हिंदू शख्स बोल रहा मुझे, क्यों बोल रहा भाई? जिस तरीके से लॉकडाउन में पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी के खिलाफ एहतजाज हुए, और हमारे शरद पवार साहब ने जिस तरीके से भाजपा के हल्लक में से निकाल के सत्ता जब सत्ता बनाई और पूरे हिंदुस्तान में शाहीन बाग के नाम पे एहतजाज हुए, सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों पे गुनाह दाखिल हुए, मगर पूरे महाराष्ट्र में एक मुसलमान पे गुनाह दाखिल नहीं हुआ। आपको बता रहा हूं मैं, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आज भी मुस्लिम बच्चे जेलों में, आज भी मुस्लिम बच्चे जेलों में है। और ये बात याद रखो, ये साहब का ये कारनामा नहीं है, ये एक कारनामा नहीं है, मैं एक बताता हूँ जो हमारे माइनॉरिटी के साथ साहब ने किया हुआ है, ये बात आपको कबूल करना पड़ेगा। जो मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट हुआ, समझौता एक्सप्रेस बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें बेकसूर नौजवानों को पकड़े थे, सीबीआई ने बेकसूर नौजवानों को जेलों में डाली थी। साहब ही का कारनामा है, उन्हीं की सत्ता की, उन्होंने सही आरोपी कौन है उनको ढूंढ के निकाले, और वो बच्चों को छोड़ना पड़ा, और जो सही आरोपी जेल में गया, कुछ उसमें छुटे, कुछ खासदार बन गए, और मगर ये तो मुसलमानों के ऊपर से कलंक तो निकला। क्या एक कारनामा है क्या साहब का? और अगरचे ये जो अघाड़ी बनाए, आप ये बात याद रखो, अघाड़ी जिस तरीके से बनाए, जिस मेहनत से बनाए, सारे हिंदुस्तान की पार्टियों को एक जगह करके लाए, ये हमारे लिए राहत क्यों है? हमारे लिए राहत क्यों है? ये अगरचे नहीं बनता, ये संविधान खत्म करके ये मनुस्मृति लागू करने वाले थे। एक बार नहीं 3 बार होम मिनिस्टर का अमित शाह का बयान था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। ये आप, मैं नहीं बोल रहा, टीवी बोल रहा। और ये बड़ी राहत की बात है, एनआरसी भी लगने वाली थी, ये हम माइनॉरिटीज के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, ये सोचना चाहिए। यही साहब के बात पे हमारे उलमा इकराम ने सारे हिंदुस्तान पे जिस तरीके से मेहनत किए, जिस तरीके से काम किए, मुसलमानों को सही दिशा बताए, कैसा वोट डालना, किस तरीके से वोट डालना, और कौन सी पार्टी को डालना। याद रखो, हमारे उलमा इकराम ये हमको सही रास्ता दिखाती है, ये हमारे वारिस रसूल है, हमको उनकी सुन के चलना है, और उन्हें सही फैसला देते। उलमा इकराम ने जिस तरीके से काम किया, कुछ नामाकूल और मकरू लोग उलमा इकराम के खिलाफ बोल रहे हैं, हमको उसकी परवाह नहीं करना है। हमको हमारे भाइयों की, हमारे नस्लों की फिक्र करना है। इस मुल्क में किस तरीके से सेकुलरिज्म कायम रहना है, ये मिसाल ये देखना है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये नेता हमारे महाराष्ट्र का है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, मेरे को बात बहुत कम 7-8-10 मिनट का टाइम दिया, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा। और एक बात साहब, आपसे ये गुजारिश है, जब हमारी महाराष्ट्र में सत्ता आएंगी, इंशाल्लाह आएंगी साहब, हमारी सत्ता आएंगी, महाविकास आघाड़ी की सत्ता आएंगी, तो आएंगे तो साहब हमारी ये आपसे गुजारिश है, हमारे उलमा इकराम की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे जो इमाम हैं, जो मौज़न हैं, जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरला में जिस तरीके से गवर्नमेंट उनको जो तनख्वाहें दे रही, जो फैसिलिटीज दे रही, वो भी आप उसके ऊपर गौर करिए। और दूसरी बात साहब, जिस तरीके से हमारे क्या बोलेंगे, हमारे मसाजिद पे, हमारे धर्मस्थल पे हमले हो रहे हैं, ये जानबूझ के महाराष्ट्र का माहौल खराब करने किया जा रहा है। खैर उसको हम फेस कर रहे हैं, कोई उसकी फिक्र की बात नहीं है।
आप है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से शिंदे साहब के पास जाके आपने जो कार्रवाई की है, ये हमारे लिए फख्र की बात है, मुसलमानों को ये फख्र की बात है जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो साहब ऐसा कुछ कानून बनाइए जो धर्म स्तर की बेनौती करेंगे कि उनको लंबी सजाएं हो, वो जेल से ना छूटे। यही हमारी बोलना है। बस मुझे बोलने का मौका दिया, मैं शेषराव चौहान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता। और साहब हमने आपके बोलने पे डट के औरंगाबाद में महाविकास आघाड़ी का काम किया। हम ना डरे और ना डरेंगे। मगर साहब हमको इस बात की थोड़ी सी तकलीफ है कि कुछ हमारे राष्ट्रवादी के फॉलोअर्स शहर की हवा के खिलाफ जाके जो बाहर से जो हवा आई उसके खिलाफ गए। तो हमको फिक्र यह है सर कि हमको राष्ट्रवादी शहर में मजबूत करना है, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बस यही 2 लफ्ज़ बोलने दिए, मुझे बोलने देने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।